हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक जो कि विराम चिन्ह है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और शॉर्टली जानेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। पहला है हमारा पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमारी बात पूरी समाप्त हो चुकी है। यदि हम कुछ कह रहे हैं और वो सेंटेंस पूरा हो चुका है तो वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है, जो कि हमारी बात पूरी होने के बाद लगाया जाता है, या जब हम कुछ लिखते हैं तो लिखते समय जब हमारा कथन पूरा हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह जो है कुछ इस तरीके का होता है। अर्धविराम वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जब हमें बीच में कहीं पे रुकना हो। पूर्ण विराम से पहले जब कहीं पे किसी शब्द के लिए रुकना हो, कुछ बात कहने के लिए रुकना हो, वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है कि मतलब अभी बात पूरी नहीं हुई है, इतना रुकने के बाद अभी और आगे बात लिखनी है या फिर कहनी है। उसके बाद आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है बिल्कुल जरा देर के लिए ठहरना, बिल्कुल ही जरा देर के लिए विराम, अल्प विराम। जैसे रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक क्षण के लिए रुके, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मतलब कि जरा सी देर के लिए रुके और अपनी सेंटेंस को हमने पूरा किया, तो वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक। जहाँ पे बच्चों किसी से कोई प्रश्न किया जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वह कब, कौन, कैसे आदि के सवालों में लगाया जाता है। कौन आया था, तुम कब जाओगे, कितना बजा है, इस तरीके के जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनके बाद जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है हमारा विस्मयादिबोधक। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। जब हम कोई ऐसी चीज़ देख लें जिससे हमें कोई घिन से उत्पन्न होती है, किसी चीज़ से लेकर शौक होता है या बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, जैसे अरे ये क्या हो गया, या शाबाश बेटा बहुत अच्छा, या छी यहाँ पे कितनी गंदगी है। इस तरीके के जब उदाहरण लिखते हैं तो उसके साथ हम इस विस्मय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ कहीं पे भी हमें लगे कि इस चीज़ को देख के हमें घिन लग रही है, खुशी हो रही है, या अपने मन के भावों को जो हम प्रकट करते हैं, तो वहाँ पे हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जब हम किसी से कोई बात कहते हैं या कुछ लिखते हैं, तो जब हम कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं किसी कोई दोहे के द्वारा या किसी और बात के द्वारा, जब हम उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है कथन के दोनों तरफ। इसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह लगाने के बाद अपना कथन कहा जाता है और उसके बाद समाप्ति के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। इन दोनों के बीच में लिखा हुआ जो शब्द, जो कथन होता है, वो हमारा किसी और के द्वारा कहा गया होता है, जिसे हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसके लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं विवरण चिन्ह पे। सातवां हमारा है विवरण चिन्ह। जब हम किसी प्रकार का विवरण प्रस्तुत करते हैं, किसी प्रकार का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए विवरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई सेंटेंस या किसी कोई हमने शब्द लिया और उसके बारे में हम विस्तार से बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई शब्द लिया नेताजी, और उसके बाद हम उनके बारे में विस्तार से उनका विवरण बताना चाह रहे हैं, उनका विस्तार बताना चाह रहे हैं, तो नेताजी के बाद हम इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार के चिन्ह के बाद फिर हम आगे जो है उनका विवरण देंगे, कौन थे, उन्होंने क्या किया या क्या हुआ। उसके बाद आते हैं योजक चिन्ह पर। योजक विराम। जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जब हमें दो सेंटेंस को जोड़ना होता है तो उसके बीच में इस योजक चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। योजक का मतलब ही होता है जोड़ना। तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हम अलग अलग दो प्रकार के सेंटेंस को जोड़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग होता है बच्चों किसी बात को कहने के लिए। कोष्ठक का प्रयोग 3 प्रकार का होता है। यदि किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को हम जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें ये कोष्ठक लगते हैं। कभी इस प्रकार का कोष्ठक होता है, एक ये कोष्ठक होता है और एक इस प्रकार का कोष्ठक होता है। इन तीनों कोष्ठकों का विवरण यहाँ पे है। इन तीनों कोष्ठकों का प्रयोग हम किसी बात को पूर्ण करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रतिशत चिन्ह। उसके बाद हमारा आता है प्रतिशत चिन्ह। प्रतिशत चिन्ह जो है उसमें इस प्रकार के दोनों तरफ बिंदियां होती हैं जिसका प्रयोग हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं। उसके बाद आते हैं निर्देशक या डैश पे। निर्देशक या डैश पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जो है किसी निर्देश के लिए किया जाता है, किसी कार्य को कहने के लिए। जैसे अध्यापक ने कहा किताब यहाँ ले आओ। अध्यापक ने आज्ञा दी ना किसी बच्चे से कि अध्यापक ने कहा मोहन किताब यहाँ ले आओ, तो अध्यापक ने कहा, उसके बाद ये डैश चिन्ह लगेगा और उसके बाद मोहन किताब ले आओ। मतलब आप जो है अध्यापक निर्देश दे रहा है कि आप ये कार्य करो। उसके बाद है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग बच्चों होता है जब हम किसी बात को शॉर्टली कहते हैं या कोई बात कहने के बाद उसको हम विस्तार से नहीं कहना चाहते तो उसके बाद हम डैश 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 छोटे से इस प्रकार से डैश लगा देते हैं और या फिर इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं जिसे हम लोप चिन्ह कहते हैं। अंत में है हमारा हंस पद या त्रुटि बोधक, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है हंस के पैरों जैसा, इसीलिए इसे हंस पद या त्रुटि बोधक कहते हैं। इसका प्रयोग बच्चों हम तब करते हैं जब लिखते वक्त हम किसी शब्द को लिखना भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा राम बाजार जाता है, तो हम बाजार लिखना भूल गए, राम जाता है लिख लिया। तो राम और जाता के बीच में हम इस प्रकार का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ ऊपर लिख सकते हैं बाजार। इसका मतलब राम बाजार जाता है। तो यदि कभी हमसे कोई भूल से कोई शब्द छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए हम हंस पद या त्रुटि बोधक शब्दों का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई कमी हो तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ।